और मैंने 250-300 एकड़ पे उसको अप्लाई किया, तो मेरा बेहतरीन इस वक्त अल्फा अल्फा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सबसे पहले हमने ये देखना है अल्फा अल्फा के अंदर वीड्स आती किस तरह की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका ही अपना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। आज का प्रोग्राम अल्फा अल्फा सीरीज जिसका नाम है कासिम खान नामा, आज उसकी दूसरी किस्त है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि कल हमारा इक्तिसादी सर्वे जो है वो अनाउंस हुआ है। इक्तिसादी सर्वे के देखने का मतलब ये है कि हम अपनी चारपाई के नीचे डंडा मारकर देखें कि हम कितने ऊपर गए हैं और कितने नीचे गए हैं। और बदकिस्मती से वो तमाम के तमाम फिगर जो हैं वो हॉरिफाइंग है। उसमें से कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जिस पर हम फख्र कर सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एक अच्छे मुल्क में 8% ग्रोथ होनी चाहिए थी, हमारे पिछले साल 1.5% हुई है। मूंग दाल जो है वो 48% नीचे गई है। चिल्लीज मिर्चें ये 43% पैदावार कम हुई है। प्याज की पैदावार 18% कम हुई है। चने की पैदावार 24% कम हुई है। जवार की पैदावार 23% कम हुई है। राइस की पैदावार 21% कम हुई है। और बदकिस्मती से कपास जो हमारी कैश आवर फसल है, जिस पे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, उसकी पैदावार जो है वो 41% कम हुई है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15% खाद लोगों ने कम इस्तेमाल की है फार्मर्स ने, और उसकी वजूहात दो थी। एक वजह तो ये थी कि यूरिया लोगों को नहीं मिली, तो किसी ने डाली किसी ने नहीं डाली, और ये मुसलसल 2 साल से ये काम चल रहा है। दूसरा, डीएपी और पोटाश की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कुछ लोगों ने महसूस किया कि एक बोरी की जगह हम आधी बोरी डाल लें, और उसके नतीजे के अंदर ये पैदावार जो है, जहां और वजूहात हैं वहां एक बड़ी वजह ये भी है जो फिगर्स में शो हो रही है, 15% कम खाद इस्तेमाल की गई है। लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और खुश आइंद है। एक तो गधों की तादाद जो है वो 1 लाख बढ़ी है। ऊंट वहीं पर खड़े हुए हैं, खच्चर आगे नहीं गए। हमारे घोड़ों की तादाद वही है, लेकिन गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है। और दूसरा बड़ा इजाफा जो है वो है हमारी आबादी के अंदर 3.6%, और ये पूरी दुनिया का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे मुकाबले में पहले एशिया था, यूरोप पहले ही पीछे था, अब हमने एशिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3.6%। मैंने किसी आदमी से पूछा कि आजकल कौन सा कारोबार जो है वो सबसे अच्छा चल रहा है, तो उसने बताया कि शादी हाल का कारोबार जो है वो सबसे अच्छा चल रहा है। गए गुजरे गांव में भी आपको शादी हाल मिल जाएगा, और वहां पर वक्त नहीं मिलता, 2 महीने पहले 3 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और अगर ये हालत हो, फिर 3.6% जो ग्रोथ है बच्चों की वो तो होनी है। बहरहाल मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को एक कामयाब पाकिस्तानी बनाए, एक अच्छा पाकिस्तानी बनाए और एक अच्छा मुसलमान बनाए। अब इसके अंदर मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करूँगा जो पाकिस्तानी है लेकिन मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी, इसलिए कि वो इक्वल पाकिस्तानी हैं, उनके बच्चों को भी कामयाब और अच्छा पाकिस्तानी बनाए। लेकिन आज के प्रोग्राम पर इसलिए इस बात को यहीं छोड़ते हुए मैं मोहतरम कासिम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जहां हमने पिछला प्रोग्राम छोड़ा था हम उससे आगे चलें। और एक बात जरा याद रखें, काफी लोगों ने कमेंट्स में ये बात लिखी है कि जो कुछ बताना है वो 1 मिनट में बता दें। इसका मतलब यह है क्योंकि शरबत वजूरी का गिलास हमारे पास नहीं है। कासिम खान साहब को कासिम नामा अपने हिसाब से मुकम्मल कर लेने दें, और जब ये कासिम नामा तकमील तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद हमने एक प्रोग्राम रखना है, और उस प्रोग्राम के अंदर ये होगा कि आपके उठाए हुए तमाम सवालों के जवाब एक एक करके दिए जाएंगे। कासिम खान साहब, वेलकम,
अल्लाह ताला को खुश रखे। पिछले प्रोग्राम को लोगों ने बड़ा पसंद किया। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने ख़त्म किया था। अस्सलाम वालेकुम। कासिम नामा थ्रू वसी टीवी। मैं अपने तमाम नाजरीन और तमाम सामीईन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पिछला पहला प्रोग्राम जो मेरा अल्फ़ा के ऊपर था, सब ने उसको अप्रिशिएट किया है और उस पर सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू करते हुए आज हम सब सेकंड प्रोग्राम जो है ना वो अब शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला प्रोग्राम जो था वो हमारी कोई 3-4 चीज़ें थी, जिसमें साइट सिलेक्शन थी और इसके बाद ज़मीन की तैयारी थी और फिर वैरायटी की सिलेक्शन थी। और आज जो हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ 4 चीज़ें हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हम प्रीनियल लूसन लगाने जा रहे हैं और ज़मीनें हमारे पास मार्जिनल भी हैं, फर्टाइल भी हैं और मीडियम भी हैं। उन सारी चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमने 5 साला लूसन किस तरह लगाना है। तो ये आज हम सिर्फ नाजरीन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जैसे हम सीरीज़ में कर रहे हैं कि कोई 20-25 मिनट का हमारा प्रोग्राम होगा कि आज हम देखेंगे हमने प्लांटिंग अपनी किस तरह करनी है, फर्टिलाइज़र जो है ना वो कौन से करने हैं और मैनेज करने हैं, इरिगेशन हमने अपनी किस तरह देखनी है और आखिर में मैं जो आज का जो प्रोग्राम जिस पे इख्तिताम होगा वो वीड्स कंट्रोल हमने अपने अल्फ़ा में किस तरह करने हैं। तो सर ये 4 टॉपिक हैं जिसको हम आज लेके चलेंगे अपने प्रोग्राम में नाजरीन के लिए। तो जहाँ पे पिछली दफ़ा मैंने प्रोग्राम छोड़ा था, सेकंड प्रोग्राम को हम उसी से स्टार्ट लेते हैं कि सीड रेट जो है ना वो हमने अपनी लूसन का क्या रखना है। सर 10 से 15 किलो सीड हमने जो है ना वो ज़रूर इसका रखना है। वो इसलिए है कि 10 किलो भी अगर आप करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी, वीड्स का प्रॉब्लम, उनकी जितनी वीड्स की इंटेंसिटी है उसको सामने रखते हुए और जर्मिनेशन, हार्श वेदर, ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अगर हम 10 से 15 किलो यूज़ कर लेंगे ना तो हमें शुरू वाला स्टैंड जो है ना सर वो पूरा मिल जाएगा। खान साहब, ये आपने बहुत प्यारी बात कही है कि मुझे अगर ये ऑप्शन दी जाए कि मैं 10 किलोग्राम के बजाय 15 किलो बीज इस्तेमाल करूं तो मुझे 5 किलोग्राम के पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे जी। ये तो उसका नुकसान है जी। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि मैं 5 साल के लिए फसल चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल जल्द से जल्द हो जाए जी। तो इम्पोर्टेंट चीज जो आपने फरमाई है वो है क्रॉप स्टैंड, कि जितनी जल्दी मेरा क्रॉप स्टैंड होगा उसी तरीके से मेरी पैदावार भी आनी शुरू हो जाएगी और वो आगे काम भी चलेगा। बिल्कुल है। तो मैं आपके साथ हूँ। देखिए 15 किलो बीज अगर आपने डाल दिया, एक्स्ट्रा खर्चा जैसे खान साहब ने फरमाया है, तो वो आगे लॉन्ग रन जो है ना आपके लिए फायदे ही फायदे हैं, जो कि हमारी सीरीज में भी आपको मिलेगा, आपके क्रॉप में भी नजर आएगा आपको। तो सबसे पहले जो हमने प्लांटिंग के वक्त जो देखना है, सबसे पहला काम जो हमने करना है प्लांटिंग से वो ये है कि अपने बेसल फर्टिलाइजर्स जो है ना वो डालना है आपने। बेसल फर्टिलाइजर में आगे फर्टिलाइजर प्लान में आपको बताऊंगा। फर्टिलाइजर आपने डालने के बाद जो काम करना है ना, हल्का सा आपने उसके ऊपर रूटावेटर चला दें, हल्की सी डिस्क चला दें, हल्का सा हल पीछे से स्वागा बांध दें, वो कर लें। जो कमर्शियल फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र स्प्रेड करने के बाद हल्का सा कोई भी रोटरी चला के उसके ऊपर रोलर लगा दें ताकि सॉइल जो है वो फर्म हो जाए, हार्ड हो जाए और उसका डेप्थ जो है हमारे कंट्रोल में रहे। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी बिजाई के, इसकी प्लांटिंग के दो तरीके हैं। एक तो है जो मैनुअल हम कर सकते हैं, जो छोटा फार्मर है हमारा, जो 3 एकड़ का 4 एकड़ का फार्मर है, जो हम अपना कन्वेंशनल मेथड से काम करते आ रहे हैं, सीड को स्प्रेड कर देते हैं। होता यह है कि या तो आप सीड स्प्रेड करके उसमें लाइट हल्का सा सुहागा उसके ऊपर चला दें ताकि सीड और सॉइल, मट्टी का जो ताल्लुक है सीड के साथ वो बेहतर हो जाए, या ये है कि आप सीड बाद में डालें जैसे लोग कन्वेंशनल करते हैं, वो पानी लगा देते हैं, खड़े पानी में आप सीड को डाल दें। सीड होगा ये कि सीड जब पानी में चला जाएगा तो पुराने मेथड के जो किसी भी दरख्त की कीकर है या बेरी का दरख्त है, छोटी सी एक टहनी बना लें, अपने लेबर के बंदे को उसके अंदर कहें कि वो उसके अंदर चल फिर के उसको गाढ़ा भी कर दे और उसके ऊपर चला दे। उसका होगा फायदा ये जी, वो सीड और सॉइल का कांटेक्ट आपस में बिल्ट हो जाएगा। तो दूसरी एक चीज़ जो मेरी रह गई मैंने बतानी थी आपको कि सीड को जब आपने प्लांट करना है, स्पेशली छोटा फार्मर जो है ना सर,
वो सीड को अगर पानी के अंदर सोक कर लेना कुछ देर के लिए, तो उसका फायदा ये होगा कि जो वीड सीड्स हैं या मरे हुए सीड हैं वो उसके ऊपर तर जाएंगे। तो एक कंट्रोल वीड्स का इस तरह भी आ जाएगा हमारे पास। तो बेहतर यही होगा। जो लार्ज फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर हैं, अच्छा वैरायटी और सिलेक्ट करके उन्होंने खरीदी है, तो उनको ये सोक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीड कोटेड होता है। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मेकनाइज्ड मेथड है। सीड ड्रिल में होगा ये कि आप जैसे मैं यूज़ करता रहा हूँ, बड़ी सीड ड्रिल है, तो उसमें आप सीड को पहले कैलिब्रेट करें, सीड ड्रिल को, कि मैंने लेट से 15 किलो यूज़ करना है, तो सीड को कैलिब्रेट कर लें पहले ड्रिल को। कैलिब्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप जितना सीड पर एकड़ यूज़ करना चाह रहे हैं वो सीड कैलिब्रेट हो जाएगी। ड्रिल जो है उसके ऊपर पूरा आसानी से मेथड लिखा हुआ होता है कैलिब्रेशन का, हर फार्मर इसको आसानी से कर सकता है। ये बड़े फार्मर के लिए है। छोटा फार्मर जो है वो आसानी के साथ, लोकल ड्रिल्स भी अब बन गई हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, नंबरिंग की हुई होती है कि इतना सीड फलां फसल के लिए अगर आप यहाँ बांध दें तो ये पूरा हो जाएगा। तो कैलिब्रेशन जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपके जो जब आप सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ड्रिल की बैक साइड के ऊपर आप लोग कोई चेन, कोई फट्टा थोड़ा सा या कोई लोहे की चीज़ जो है ना वो उसके पीछे बांध दें, ताकि वो सीड को कवर करती जाए। अच्छा, इसमें आपने डेप्थ का कैसे ख्याल करना है। ज़मीन जो आपकी है ना, सख्त ज़मीन है, जैसे हम कहते हैं कलई सॉइल है, तो उसमें आप लोग आधे इंच से नीचे आपने सीडिंग बिल्कुल नहीं करनी। अदरवाइज आपकी सीडिंग जो है ना वो डीप चली जाएगी, जर्मिनेशन नहीं होगी, स्टैंड में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अगर सैंडी सॉइल है तो 0.5 से आप 1 इंच तक सीडिंग आराम से कर सकते हैं, बेहतरीन जर्मिनेशन होगी। इस डेप्थ को आपने ज़रूर चेक करना है। अगर सीड डीप चला गया या सीड शैलो रहा तो दोनों सूरतों में आपकी जर्मिनेशन जो है वो सर डिस्टर्ब होगी। तो इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाता है कि वो फर्टिलाइज़र हमने कौन से कैसे मैनेज करने हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि शुरू में पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एक लाइमिंग हम करते हैं शुरू में सर, सल्फर बेंटोनाइट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि सॉइल की पीएच, पिछले प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। बेसल फर्टिलाइज़र मैंने जो काम किया हुआ है सर, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें, NPK, जिसमें जरखेज प्लस एंग्रो का हमें मिल जाता है 8, 23, 18। उसमें 2 बैग जो है ना आप सीडर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, वो बेसल के तौर पे नीचे डाल के फिर अपनी सीडिंग वहाँ पे करें। अच्छा, अगर कोई फार्मर है, ज़मीन उसकी फर्टाइल है, अच्छी है, तो वो NP और DAP भी यूज़ कर सकता है सर, 50 kg पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा, अब जब आपकी फसल आपने सीड कर दी, फर्टिलाइज़र आपने बेसल दे दिया, अब आपने इंतज़ार करना है 2 महीने फसल आपकी जर्मिनेट होके ग्रो करेगी, फिर 2 महीने पे आपका क्लीन कट यानी पहला कट आएगा। इस कट तक आपने 20 किलो यूरिया और 20 किलो NP देनी है। ख्याल ये करना है कि यूरिया फौरन नहीं देना जर्मिनेशन के साथ ही, अदरवाइज वीड्स जो है ना वो भाग पड़ेंगी। और NP भी इसी तरह आपने फर्टिगेशन के थ्रू देनी है। जब आपकी फसल जो है ना 3 से 4 लीव स्टेज पे आ जाए, इसका लीव जो होता है वो ट्राइफोलिएट 3 पत्तों वाला लीव होता है, ये ख्याल करना है। यानी आपने फर्टिगेशन जो स्टार्ट करनी है ना, वो तकरीबन आपकी फसल जब 25 से 30 दिन की प्लस में हो जाएगी, फिर आप फर्टिलाइजर स्टार्ट करें, ताकि उसका रूट जो है ना वो बिल्ट हो चुका हो, और वो NP होगा जी, वो NP होगा। इसी तरह अब अगली चीज जो आ जाती है सर, हम जो सबसे ज्यादा अहम और अक्सर भूल रहे हैं, सल्फर जो है ना आपने अपनी फर्टिलाइजर प्लान में जरूर रखना है। हर कट में हम सल्फर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से देते हैं। ये तो था हमारे पहले 2 महीने का फर्टिलाइजर। अब चूंकि ये मल्टी कट क्रॉप है, हर महीने इसने कट देना है, हर महीने हमने इसको फर्टिलाइजर देनी है। जो मैंने किया हुआ है, जो मेरी सैंडी लूम सॉइल के ऊपर था, वो ये है कि आप सर NPK जरखेज अगेन 8, 23, 18 जरखेज प्लस जो है एंग्रो का प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें तीनों यानी एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं। एक बैग हर कट के साथ ये देना है। 15 किलो आपने यूरिया, 15 किलो NP। अगेन यूरिया और NP आपने कटाई के उस वक्त बाद में देना है जब वो फसल ग्रो कर चुकी हो आप लोग।
अगर वो फसल अभी कटी है, आपने फसल हटाई है, फौरन ये फर्टिलाइजर नहीं दे देने आपने। उसकी वजह यह है कि वीड्स का प्रॉब्लम फिर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हर कट में 4 किलो सल्फर आपने अपने इस प्लान में शामिल कर लेनी है। इसी प्लान को लेके आपने चलते रहना है। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ये जो लूसेन है ना, ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। इसके नाइट्रोजन जो है ना फिक्स होती है, नोड्यूल्स बनते हैं जड़ों के अंदर, ठीक है, तो वो फिक्स कर रहा होता है। इसलिए नाइट्रोजन हमने जो जो फसल बड़ी होती जाएगी, आई मीन कि 3 से 4 महीने हम इसकी नाइट्रोजन कम करते जाएंगे, पोटाश इसका बढ़ाते जाएंगे। पोटाश लवर क्रॉप है, लेकिन सल्फर आपने अपना 4 किलो हर कट में आपने इसको मेंटेन रखना है। खान साहब, ये तो माशाल्लाह, मैं तो एक आपका तालिब इल्म हूँ। ये बार बार आपने सल्फर का नाम इस्तेमाल किया है, आपने पहले भी डलवाया है, फिर हर कट के बाद भी आप बता रहे हैं। इसका क्या रोल होगा? इसलिए कि हम आम जो हमारे किसान भाई हैं वो समझते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। अब ये सल्फर जो आप बार बार फरमा रहे हैं कि पेरिनियल क्रॉप में हर कटिंग के बाद लगानी है, इसका क्या रोल होगा? सल्फर का जो मेन रोल, जो पहले पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, अगेन मैं आपको बता देता हूं कि ये पहले सबसे पहले हमारी पीएच को जो है ना वो मेंटेन करता है सर। हमारी जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, अल्फा की, वो 6.5 से 7, मैक्स 7.5, इससे नीचे होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सॉइल है, इसके अंदर 8 से अबव 8.5 से 9 तक भी पीएच सर मौजूद हैं। तो सल्फर का सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा ये सर, ये एज ए फंजीसाइड भी काम करता है। कि अल्फा के अंदर सर फंगस का बहुत प्रॉब्लम आता है, जो आगे हम अगले प्रोग्राम में हम आपको डिस्कस करेंगे हम इसको। तो ये एज ए फंजीसाइड भी यूज होता है सर। ठीक है। फिर एज ए एंजाइमेटिक रिएक्शन के तौर पे भी काम करता है। जो प्लांट के अंदर जो स्ट्रेस बिल्ट हो होता है ना सर, उसको भी ये मेंटेन करता है सर। ये सल्फर का रोल है। आगे हमने देखना है कि हम अपनी फसल को पानी किस तरह लगाएं, वो सबसे अहम है। हमारा पानी जो है, पानी में हमने ये देखना है कि शुरू में जब फसल आप लगा रहे हैं, जब प्लांटिंग की है, आइदर वो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 या 100 एकड़ मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, या स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ आप कर रहे हैं, जो कि मैं करता हूं, उसमें करना यह है, पहला इरिगेशन आपने हैवी इरिगेशन देनी है प्लांटिंग के बाद। हैवी इरिगेशन इसलिए देनी है कि ताकि वो पानी जज्ब हो और वो सीड जो है ना स्प्राउट करे, जर्मिनेशन अच्छी हो। अच्छा, फिर आपने वेट करना है 2 से 3, 4 दिन मिनिमम आपने वेट करना है, ताकि सीड जर्मिनेट कर जाए, उसकी रूट लग जाए। फौरन पीछे पानी नहीं लगाना। दूसरा, अगर आपने फौरन पानी लगा दिया तो जो सीड जर्मिनेट किया हुआ है वो मर जाएगा। तो इसलिए पहला पानी जो है ना आपने हैवी, और फिर आपने वक्फा अपनी जमीन और टेम्परेचर के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जब आप पहला कट ले लेते हैं, तो इसका एक थंब रूल है जो आपने ख्याल करना है, वो ये है कि जब कटाई के बाद आपने फसल उठा ली, तो फसल को कुछ उगने दें, रीग्रो करने दें। वो जब 1, 2, 3 इंच की फसल हो जाए, फिर आपने उसको पानी लगाना है। अगर आपने पानी पहले लगा दिया तो एवापो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, फसल आपके क्राउन वो सारे मर जाएंगे। तो इसलिए पहले पानी का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। जब कटाई के बाद पानी लगाना है, फसल को उगने देना है, रीग्रो करने देना है। अगर वो छोटी फसल पे आपने पानी लगा दिया तो वो बर्न हो जाएगी, इसका बहुत ख्याल रखना है। और लाइट इरिगेशन करनी है, ठीक है। लाइट इरिगेशन अगर आपने हैवी इरिगेशन कर दी, ऊपर से गर्मी पड़ी, तो सारा रूट रॉट भी आपका हो जाएगा और क्राउन भी है वो भी डेड होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज जो है, अगर बारिश हो जाती है, खुदा ना खासा बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें आपने करना यह है कि ड्रेनेज आपने अपना अच्छा रखना है। फील्ड के इर्द गिर्द आपने ड्रेन्स बना लें, छोटे छोटे दरमियान में खालियां बना लें, ताकि पानी जो ही बारिश हो, कोशिश करें नेचुरल स्लोप के साथ ही पानी बाहर निकल जाए। इस चीज़ का आपने बहुत खास ख्याल रखना है। और जब भी पानी लगाना है, वेदर का फोरकास्ट ज़रूर देखनी है आपने। अगर पानी लगा दिया, ऊपर से बारिश आ गई और ड्रेनेज नहीं हुई, तो फसल मर जाएगी। अब आ जाता है हमारा चौथे नंबर पे वीड्स कंट्रोल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मेरे सुनने वालों का सबसे बड़ा मसला जो हमें कमेंट्स के जरिए पता चलता है वो वीड्स ही है। तो वीड मैनेजमेंट जी, तो उसके बारे में आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जी देखें, वीड्स का जो सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, बहुत
अल्फ़ा के अंदर, जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ भी रहे हैं और लाइक नहीं करते, कोई केमिकल मौजूद नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखें, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कामयाब हुआ हूँ। और हमारे मुल्क की एक कंपनी है केंजो एजी, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्क्रीन पे आ भी रहा होगा कि उन्होंने वो केमिकल जो है ना चाइना से इंपोर्ट करके हमें दिया है, हमारे साथ R&D किया है, और मैंने 250-300 एकड़ पे उसको अप्लाई किया है। तो मेरा बेहतरीन इस वक्त अल्फा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सबसे पहले हमने ये देखना है अल्फा के अंदर वीड्स आती किस तरह की हैं। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जैसे ज़मीन की तैयारी शुरू की थी, कुछ पीरियड वीड्स थे, जैसे खब्बल ग्रास है, डीला है, ये तो हमने शुरू में अपनी ग्लाइफो लगा के ज़मीन की तैयारी में हमने इसको ख़त्म कर लिया था। फिर सबसे पहला जो कंट्रोल वीड्स का है कि डबल रोनी आपने करनी है अपनी फसल की। बिजाई से पहले आपने डबल रोनी ज़रूर करनी है। डबल रोनी से जितने भी वीड सीड्स उगेंगे वो आप जब हल चलाएंगे दोबारा वो ख़त्म हो जाएंगे, इससे वीड स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने सीड रेट अपना, मैंने 15 किलो पहले भी बोला है, आपने 15 किलो पे ही जाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जर्मिनेशन जब स्टैंड अच्छा हो जाएगा तो हमारी लूसन ज़्यादा एरिया कवर कर लेगी। वीड सीड्स अगर उगेंगे भी सही तो नवंबर होगा, आगे से सर्दी आएगी, वो वैसे सुप्रेस होकर मर जाएंगे। एक और चीज़, जो वीड्स का जो सबसे ज़्यादा विंटर वीड्स का मसला आता है उसमें है गाजर बूटी। सर, गाजर बूटी का इतना पूरे मुल्क में अल्फा के अंदर प्रॉब्लम है, यू कांट इमेजिन। लोगों ने इस वजह से इसको छोड़ दिया है। मेरे पे भी मसला आया था, मुझे 250-300 एकड़ क्रॉप के ऊपर आया, तो मैं मसले में फंस गया। फिर मैंने इसके ऊपर R&D की, जिससे केंजो ने मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना वो इंपोर्ट करके चाइना से दिया था। ये केंजो का प्रोडक्ट है, कार्डिनल के नाम से है, इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। गाजर बूटी का बेहतरीन हल इसके अंदर मौजूद है। साबिन, ये प्रोग्राम जो है ये हमको कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है, ये अल्लाह ताला का खौफ है और आप लोगों की खिदमत का जज्बा है। ये जो आपको बताया गया केंजो वाला, ये मेरिट की बुनियाद पर बताया गया, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। आप इस्तेमाल करें। इन्होंने बहुत मुश्किल हालात के अंदर 250 एकड़ पर जब एक तरफ गाजर बूटी जो है वो ले रही थी अल्फा को, उस वक्त इस दवाई ने काम किया। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आपके इलाके में और आपके फील्ड में गाजर बूटी आती है तो ये उसका बेहतरीन हल है। जी, गाजर बूटी के लिए आपने कार्डिनल आपने यूज़ किया, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करें। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा सबसे जो प्रॉब्लम आती है इसकी, वो क्रुंड है, बाथू है, और ये शुरू में हमें बिली बूटी है। ये विंटर की वीड्स हैं सर, जो फील्ड में आती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट के साथ मैंने इस दफ़ा भी मैंने अर्ली मंगवा के रख लिया है, और इसको फिर अगले सीज़न में मैं अगेन यूज़ करूँगा सर। और फिर आते हैं हमारे समर वीड्स का बहुत बड़ा मसला आता है। समर वीड्स हमारी स्टार्ट होती हैं गर्मियों में, जब अप्रैल चढ़ता है तो वो आना शुरू हो जाती हैं। समर वीड में सबसे बड़ा जो है ना वो डीला है, उसके बाद खबल ग्रास है, उसके बाद आपके जो बधाना ग्रास है, ये सारी वीड्स जो है ना उसमें आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सबसे अहम जो चीज़, जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन का बहुत ध्यान रखना है। फसल कटी, फार्मर करता क्या है, पानी लगाया, ऊपर से नाइट्रोजन दे दीजिए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं हम वीड्स को। तो कोशिश करें कि जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि फसल कटाई के बाद उसको रीग्रो करने दें। जब 3-4 इंच की फसल हो जाए फिर आप अपना प्लांट फर्टिलाइजर उसके देंगे ना, तो फौरन वो क्रॉप उठाएगी, ना कि वीड्स उठाएंगी। दूसरा ये है कि पेंडीमेथिलीन का सर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह है कि हर कटाई के बाद एक प्री इमरजेंस के तौर पे आप यूज़ करते जाएं। एक दफ़ा उसकी डोज डबल कर लें, फिर हाफ डोज के साथ हर कट के साथ उसको करते जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो वीड्स सीड हैं उसके ऊपर एक कोट बना रहेगा, वो रुके रहेंगी। और अगर आपके वीड्स निकल आए हैं किसी भी हवाले से, आई मीन खबल ग्रास या मधाना ग्रास, तो उसके 2-3 प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, कुजिलोफाब है और परसेप्ट के नाम से सर। तो मैं खुद भी उनको ट्राई कर रहा हूँ और फील्ड्स में किए हैं, उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनकी डोज और वो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट फिर किसी प्रोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ अभी सेकंड ईयर में हूँ उसके, तो वो रिजल्ट जो ही आ जाएंगे तो वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। आज का प्रोग्राम हम इसी पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कासिम नामा की सीरीज़ में 3rd प्रोग्राम में अगेन मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जी कासिम खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
ख़ास तौर पर ये वीड मैनेजमेंट जो है जी ये बहुत बड़ा इशू है, जी इसलिए कि 4 मौसम है जी और हर मौसम में एक फ्लश होता है। जी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से लोगों को जो तवक्को है जी कि आप कोई तीर बहादुर नुस्खा बताएंगे जिसमें वो पेंडिमेथिलीन भी होगी, जी। जिसमें ये आपने जो नाम फिजिलोफाब, बताया, यस, फिजिलोफाब, ये इस किस्म की चीज़ जो है ये असल लोगों को जी इसलिए भी ज़रूरी है कि इस फसल को 5 साल के लिए लेके चलना। जी तो ये मुझे यकीन है कि आपने ये प्रोग्राम सुना है और आप अपने कमेंट्स के अंदर आप अपना कंसर्न उसके अंदर लिखें ताकि आखिरी प्रोग्राम के अंदर हम उन तमाम बातों का जवाब दें। सामीन, मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कासिम नामा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा और होपफुली ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। एक तो किसान को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, दूसरा जानवर को, हमारे जानवर को अच्छी खुराक ज़्यादा प्रोटीन वाली मिलेगी और तीसरा अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से डॉलर भी कमा सकेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।